बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री। ठीक है, तो बात करेंगे यूनिट 1 जो हम लोग देख रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगत की। तो आज उसमें देखने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, संक्रियण ऊर्जा तथा देहली ऊर्जा होती क्या है। ठीक है, तो संक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा के बारे में बहुत ज़्यादा ही आसानी से देखेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में, ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसानी देखेंगे। ठीक है, देख सकते हो संक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलो बात करते हैं संक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा के बारे में। पहले थ्योरी से समझते हैं, फिर आसानी से इसे समझेंगे। ठीक है, तो बात करें संक्रियण ऊर्जा की, तो देखो थ्योरी क्या करिए, अभिक्रिया अभिकारकों के मध्य टक्करों से होती है। बात करें कोई भी रिएक्शन है तो आपको पता है उस पर रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट और फिर उससे प्रोडक्ट बनता है। मतलब अभिकारक का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। पहले अभिक्रिया कारक होता है और उससे क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ठीक है, अभिकारक से उत्पाद बनता है तो वो कैसे बनता है, टक्करों से। तथा अभिकारक एक मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं और तत्पश्चात उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, क्या बात हुई कि अभिक्रिया अभिकारकों के मध्य टक्करों से होती है। अभिक्रिया अभिकारकों के मध्य टक्करों से होती है, मतलब जब अभिकारक आपस में टक्कर करते हैं तो अभिक्रिया होती है। ठीक है, अभिकारकों के मध्य टक्करों से होती है तथा अभिकारक एक मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं और तत्पश्चात उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये बात है आपकी बताई गई, मतलब आप कह सकते हो एक बेसिक है। ठीक है, कि अभिकारक के मध्य जब टक्कर होती है तो एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है और तत्पश्चात वे उत्पाद में बदलते हैं। मतलब बात ये हुई कि अभिकारक से उत्पाद तुरंत नहीं बनता, पहले मध्यवर्ती का निर्माण होता है फिर उत्पाद बनता है। देखो एग्जांपल से देखते हैं, जैसे यहाँ हाइड्रोजन H2। ठीक है, हाइड्रोजन आपका देखो ये H2 और Cl2 जो है ये क्या है आपके रिएक्टेंट। ठीक है, कोई भी रिएक्शन है तो उस पे H2 और Cl2 मान लो, यहाँ पे तो H2 Cl2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभिकारक होता है जिससे उत्पाद बनता है। H2 Cl2 यहाँ पे क्या है, अभिकारक, और HCl क्या है, उत्पाद। ठीक है, तो देखो H2HH आपका ऐसे जुड़ा हुआ है, Cl ऐसे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर बात करें जो अभिकारक है ये अभिकारक क्या करेगा, पहले एक मध्यवर्ती का निर्माण करेगा। देखो पहले ये एक मध्यवर्ती, ये आपका एक मध्यवर्ती बना हुआ है, फिर वो मध्यवर्ती तत्पश्चात उत्पाद बनाता है। मतलब तुरंत उत्पाद नहीं बनता, पहले अभिकारक एक मध्यवर्ती का निर्माण करता है जो थोड़ी देर पश्चात उत्पाद में बदल जाता है। ठीक है, अल्प समय के लिए मध्यवर्ती रहता है। देख सकते हो पहले अभिकारक था, अभिकारक से उत्पाद जो 2HCl बना वो तुरंत नहीं बन गया, पहले मध्यवर्ती बना है। ठीक है, क्या बना, मध्यवर्ती, अब बना उत्पाद। ठीक है, तो ये होती है रिएक्शन की बात। ठीक है, पहले आपका अभिकारक होता है, फिर उसके मध्य टक्कर होती है जिससे आपका क्या बनता है, मध्यवर्ती बनता है और उससे उत्पाद बनता है। ठीक है, तो अभिक्रिया अभिकारकों की मध्य टक्करों से होती है तथा अभिकारक एक मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं। मध्य टक्करों से होती है तथा अभिकारक एक क्या करते हैं, मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं और तत्पश्चात उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। अब बात करेंगे संक्रियण ऊर्जा की। तो मध्यवर्ती के निर्माण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम लोग संक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब ये जो अभिकारक से मध्यवर्ती बन रहा है इसमें जो ऊर्जा खर्च होती है उसे हम लोग संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ये जो अभिकारक से मध्यवर्ती बनने में जो ऊर्जा लगी वो ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अभिकारक से जो आपका मध्यवर्ती बन रहा है इस पे जो ऊर्जा खर्च हुई, ठीक है, तो वो हमारी संक्रियण ऊर्जा E कहलाती है। ई इस बेस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी नाम ही है, आवश्यक ऊर्जा जो होती है वो संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अब इसे ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, कि ग्राफ में कैसे आपका संक्रियण ऊर्जा को हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखो पहले ये आपका क्या हुआ, अभिकारक था आपका, तो ये जो ऊर्जा अभिकारक को मध्यवर्ती बनने में लगी वही आपको पता चल गया क्या, संक्रियण ऊर्जा। तो चलो अब ग्राफ में देखते हैं। तो ये जो ग्राफ है देखो यहाँ पे मान लो को हमने एक अभिकारक, देखो यहाँ पे ऊर्जा और यहाँ पे अभिक्रिया निर्देशांक रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आपका अभिकारक है जो आपका ये यहाँ पर ये उत्पाद में बदल रहा है। ठीक है, अभिकारक क्या हो रहा है, उत्पाद में बदल रहा है। तो देखो मान लो आपका अभिकारक जो रिएक्टेंट R है और प्रोडक्ट क्या, उत्पाद P है। ठीक है, अभिकारक से उत्पाद का ग्राफ है ये। ठीक है, आपका अगर बात करें यहाँ पे मान लो आपने क्या ले रखा है, दो अभिकारक ले रखे A और B, इनको जोड़ा जिससे उत्पाद हमारा क्या बन रहा है, C। A और B अभिकारक है और C आपका उत्पाद है। ठीक है, देखो A प्लस B जो है अभिक्रिया की अभिकारक है। ठीक है, A प्लस B क्या है यहाँ पे, अभिकारक, और आपका जो C है ये क्या है, उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक की भी आपको पता है कुछ ऊर्जा होगी। देखो अगर अभी अभिकारक केवल है तो उसकी भी कुछ ऊर्जा होगी, तो वही लिखिए अभिक्रिया की औसत ऊर्जा। ठीक है, तो अब आपका क्या बन रहा है इससे, उत्पाद। ठीक है, P क्या है, उत्पाद है। तो R की क्या है, अभी कोई औसत ऊर्जा है, ये देख सकते हो जहाँ पे आपको दिखाई गई अभिक्रिया की औसत ऊर्जा। ठीक है,
तो ये आपकी किया कि औसत ऊर्जा। आप देखो ये जो अभिकारक है आपका, ये उत्पाद कैसे बनेगा, पहले मध्यवर्ती का निर्माण करेगा। तो ये जो बीच वाला आपको पॉइंट दिख रहा है, ये आपका मध्यवर्ती के लिए, ठीक है। पीक पॉइंट जो है ये मध्यवर्ती को दर्शाता है, ठीक है, इस ग्राफ पे। तो ये मध्यवर्ती है, ठीक है। तो मध्यवर्ती हो गया, देख सकते हो, ठीक है। तो आर से आपका पहले मध्यवर्ती बना, तो ये मध्यवर्ती तक पहुंचने में, मतलब अभिकारक से मध्यवर्ती तक पहुंचने में जो ऊर्जा खर्च हुई वही आपकी ईए कहलाती है। देखो, मध्यवर्ती के निर्माण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो वही ग्राफ में दिख रहा है ना, अभिकारक से मध्यवर्ती तक पहुंचने में जो ऊर्जा खर्च हुई उसे हमने ईए नाम दे दिया, संकीर्ण ऊर्जा। और बात आती देहली ऊर्जा की, तो ये देख सकते हो ये यहाँ ऊपर से ये नीचे तक, ठीक है। ये मतलब आपका सबसे नीचे से वो ऊपर मध्यवर्ती तक, वो जो टक्करों के पश्चात जो ऊर्जा होती है वो देहली ऊर्जा होती है, ठीक है। समझ लो संकीर्ण ऊर्जा क्या है, देहली ऊर्जा। ग्राफ से समझ सकते हो, संकीर्ण ऊर्जा अभिकारक से वहां तक और मध्यवर्ती तक, और जो देहली ऊर्जा वो नीचे से यहाँ से वहां तक, ठीक है। देख सकते हो देहली ऊर्जा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, संकीर्ण ऊर्जा प्लस सामान्य अणुओं की ऊर्जा। क्यों, देख सकते हो, क्योंकि देहली ऊर्जा यहाँ बड़ा आपको दिख रही लाइन, और संकीर्ण ऊर्जा और जो सामान्य अणुओं की ऊर्जा वो छोटी। देखो ये सामान्य अणुओं की ऊर्जा और वो संकीर्ण ऊर्जा। तो देहली ऊर्जा बराबर संकीर्ण ऊर्जा प्लस सामान्य अणुओं की ऊर्जा। अब यहाँ से आप संकीर्ण ऊर्जा भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे संकीर्ण ऊर्जा कैसे निकालोगे, देहली ऊर्जा माइनस सामान्य अणुओं की ऊर्जा, ठीक है, इसी फॉर्मूले से। देख सकते हो। आप बात करें परिभाषा देख लो देहली ऊर्जा की भी, कि अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण अणुओं की परस्पर टक्कर से रासायनिक क्रिया संपन्न होती है, देहली ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। मतलब कि जो अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होती है उससे जो परस्पर ऊर्जा होती है वो हमारी देहली ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो देख सकते हो थ्रेशोल्ड आपकी एनर्जी हो गई वो, ठीक है। तो देख सकते हो अभिकारक जो है इनके मध्य जो टक्कर होती है, तो टक्कर से जो ऊर्जा होती, मतलब टक्करों के बीच खर्च जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और आपकी संकीर्ण ऊर्जा क्या है, अभिकारक से मध्यवर्ती का निर्माण जैसे होता है वो संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो अब किया अभिकारकों के मध्य टक्करों से, देख सकते हो जैसा आपको हमने बताया, ठीक है। अब मध्यवर्ती के निर्माण के लिए जो ऊर्जा हुई वो संकीर्ण ऊर्जा। तो आप देखो एक आपका समीकरण जो कि इंपॉर्टेंट है आर्हेनियस का, K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये आर्हेनियस समीकरण कहलाता है, ठीक है। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने समीकरण दिया अपना, K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, जहाँ K आपका क्या है, देखो ये आपका K आपका क्या है, यहाँ पे वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट है। इसी प्रकार आपका E A यहाँ पे क्या है, संकीर्ण ऊर्जा, ये जो E A है ये आपकी संकीर्ण ऊर्जा, T ताप, R गैस नियतांक और A आवृत्ति कारक स्थिरांक, ठीक है। ये सारे आपके मान लिखे हुए कि ये मतलब यहाँ पे कौन क्या है, ठीक है। तो देख सकते हो ये आर्हेनियस का समीकरण, इसे भी याद कर लेना, देख सकते हो। और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ से ही आप सबको समझ सकते हो देहली ऊर्जा और संकीर्ण ऊर्जा दोनों को। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक भी कर देना, ठीक है। और वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।